अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नई स्टोरी के साथ आगाज़ करते हैं। जून का महीना था। पंजाब की तपती हुई दोपहरें और छत वाले पंखों के साए साए करती हुई आवाज़। स्कूल की सालाना छुट्टियां हो चुकी थी और मेरे लिए ये दिन किसी सज़ा से कम ना थे। मैं घर की इकलौती औलाद थी और मेरा वाहिद मशगला खिड़की के पास बैठकर बाहर की गली में खेलते हुए बच्चों को देखना था। मैं 10 साल की एक ऐसी लड़की थी जिसकी दुनिया बस इस कमरे और किताबों तक महदूद थी। तभी एक दोपहर फ़ोन की घंटी बजी। अम्मी ने रिसीव उठाया तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक नमूदार हुई। वो काफ़ी देर तक मुस्कुराती रही और बड़ी खुश जोश से बातें करती रही। फ़ोन बंद करके वो ड्राइंग रूम में दादी के पास भागती हुई गई। अम्मी, फौजिया का फ़ोन था। अहद आ रहा है। सुनना था कि दादी की छिरियों वाली आंखों में भी चमक आ गई। अब्बू हवा भी दफ्तर से आए थे और अभी फाइलें समेट रहे थे। उन्होंने भी बहुत खुशी से सर उठाया। अहद आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने सालों बाद आ रहा है, अब घर में कुछ रौनक हो जाएगी। मुझे कुछ पल के लिए समझ नहीं आया कि ये अहद कौन है जिसके जिक्र पर पूरे घर में ईद जैसा समा हो गया है। फिर मुझे याद आया फूफू का बेटा जो हमसे काफ़ी दूर से किसी दूसरे शहर में रहते थे। मुझे धुंधलाया सा याद था कि बचपन में कभी वो आया था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका होगा। वो 3 महीने हमारे पास रहेगा, अम्मी ने दादी को बताते हुए कहा, और आखिरी महीने फौजिया भी आ जाएगी। हम सब मिलकर छुट्टियां बाकी गुजारेंगे। 3 महीने मेरे दिल में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई। अब मेरे अकेले नहीं खेलना पड़ेगा। घर में कोई तो होगा जिससे बातें कर सकूंगी, जिसके वक्त साथ में वक्त गुजार सकूंगी। मैंने जल्दी से अपनी किताबें समेट ली और किचन में जाकर अम्मी को चाय बनाने की में मदद देने लगी। मेरा दिल किसी अनजानी खुशी से धड़क रहा था। अगले 2 दिन तो जैसे ही गुजर ही नहीं रहे थे। मैं हर वक्त खिड़की के पास खड़ी बाहर गली में देखती कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आई। मैंने दादी से बार बार पूछा, दादी अहद भाई कब आएंगे? क्या वो वाकई कल आ जाएंगे? दादी मुस्कुरा कर मेरे सर पर हाथ फेरती, हाँ बेटा, तुम्हारे पुप्पू ने कहा है कि कल शाम तक वो पहुंच जाएंगे। अब सब्र कर लो, इतनी भी बेचैनी अच्छी नहीं होती। मैंने सोचा कि अहद भाई इतनी दूर से आ रहे हैं, क्यों ना मैं उनके इस्तकबाल के लिए कुछ खास करूं। मैंने अपनी सेविंग्स के पैसों से मोहल्ले की इस छोटी सी दुकान से, जहाँ से हम अक्सर टॉफ़ियाँ लाई आते हैं, उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें लाई। मुझे लगा जैसे एक छोटा सा तोहफा होगा, मगर इन पैकेट्स को देखकर खुश होती रही कि जब वो आएंगे तो मैं इतने फ़ख्र से नहीं दूंगी। आखिर वो दिन आ ही गया। दोपहर को ही अब्बू ने गाड़ी निकाली। मैं भी तैयार होकर गाड़ी में बैठ गई। स्टेशन का रास्ता इतना तवील लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। स्टेशन पहुंच गए। प्लेटफॉर्म पर खड़े ट्रेन का इंतजार करने लगे। हर तरफ लोगों का शोर, सामान उठाए ख्यालों की भाग दौड़। फिर दूर से सीटी की आवाज़ आई और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर रुक गई। मेरी नज़रें सिर्फ बोगियों पर जमी थी। तभी मैंने देखा कि अहद उतर रहे हैं। वो काफ़ी लंबा हो चुका था। उसने जीन्स और टी शर्ट का पहन रखी थी। इसका रंग गोरा था और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी को भी अपना गिरवरदा बना ले। अब्बू आगे बढ़े और उसे गले लगाया। मैं ज़रा पीछे हटी शर्माते हुए देख रही थी। अब इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने हाथ मिलाकर सलाम किया। कैसी हो जोया? पहचाना मुझे? इसकी आवाज़ में कैसी अपनाया थी कि मेरा सारा झिझक दूर हो गया। हम सामान लेकर गाड़ी की तरफ आए। रास्ते में अब्बू ने गाड़ी एक अच्छी सी आइसक्रीम शॉप के पास सामने रोकी। हमने ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई। अहद भाई ने मेरे स्कूल और पढ़ाई के बारे में पूछा। मैं इतनी खुश थी कि रास्ते भर बोलती रही। घर पहुंचकर जब हम दाखिल हुए तो अम्मी और दादी ने अहद भाई का जिस तरह इस्तकबाल किया वो देखकर मुझे एहसास हो गया कि वो वाकई इस घर का कितना अहम हिस्सा है। इस रात मैं जल्दी सो गई, लेकिन मेरे जहन में अहद भाई के साथ गुजारे जाने वाले अगले दिन महीनों के सुनहरे ख्वाब थे। मुझे तब अंदाज़ा नहीं था कि ये खुशी और जो इस वक्त मेरे दिल में है आगे चलकर किस तरह हालात और सवालात को जन्म देगी। अहद के आने के बाद घर की फ़िज़ा अक्सर बदल गई चुकी थी। वो पहला मर्द नौजवान था जो इतने अरसे के लिए हमारे पास ठहरा था। दादी इसे हर वक्त अपने पास बिठाए रखती थी, उसे बचपन के किस्से सुनाती और वो भी बड़े तहम्मुल और दादी की बातें सुनता। अम्मी की तो जैसे खुशियों का ठिकाना न था। वो हर वक्त अहद की पसंद के खाने बनाती रहती। मैं भी जो अब तक मैं अपनी दुनिया में गुम रहती थी, अब अहद के गिर्द घूमने लगी। अहद में भी मुझसे प्यार से पेश आने लगा। वो ना सिर्फ मेरे पढ़ाई में मदद करता, बल्कि शाम को जब वो दफ्तर से वापस आते और थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाते तो हम भी उनके साथ जाते। शुरू के कुछ दिन तो वो मुझे एक छोटी बहन की तरह ही समझता रहा। हम इकट्ठे बैठकर टीवी देखते और वो मुझे शहर की कहानियाँ सुनाता। कभी कभार वो मेरा मजाक उड़ाता तो मैं चिढ़ जाती और हम दोनों खूब हंसते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन हंसी मजाक के दौरान एक अजीब सा तवाज़ुन बदलने लगा। एक शाम जब अम्मी किचन में थी और दादी अपने कमरे में कुरान पाक की तिलावत
तिलावत कर रही थी। मैं लिविंग रूम में बैठी अपनी साइंस की किताब के कुछ मुश्किल सवालात याद करने की कोशिश कर रही थी। आहद वहाँ आकर सोफे पर बैठ गया और मेरे करीब होकर किताब में झांकने लगा। वो ये तो बहुत आसान है ज़ोया, इसने मुस्कुराकर कहा और मेरा हाथ थाम कर पेंसिल पकड़ने का अंदाज ठीक किया और उसके छूने से एक लम्हे के लिए मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मेरा दिल जैसे एक सेकंड के लिए रुक गया हो। यह एहसास खौफ का नहीं था बल्कि एक नई शर्मिंदगी और शरारत का था। मैंने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन वो हंसता रहा। डरो मत, मैं तुम्हारा भाई ही हूँ ना, इसने ये कहकर मेरी झिझक ख़त्म कर दी। इस दिन के बाद आहद ने मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए नए तरीके ढूंढ लिए। कभी वो मेरे बालों को तारीफ़ करता तो कभी मेरी आदतों का। मेरे लिए ये सब नया था, क्योंकि घर में तो कोई था ही नहीं था, ऐसा था ही नहीं। मुझे अच्छा लगता कि कोई तो है जो मुझ पे तवज्जो दे रहा है, जो मुझे बड़ी समझने लगा है। एक रात जब सब सो रह चुके थे, इस घर में खामोशी का राज था। आहत ने आहिस्ता से मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं तब भी जाग रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो बाहर खड़ा था। नींद नहीं आ रही है, इसने सरगोशी में पूछा। मैं नफ़ी में सर हिला। इसने मुझे इशारा किया कि बाहर लॉन में चलते हैं। हम बाहर लॉन में बैठ गए, जहाँ चांद की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। वहाँ बैठकर हमने बचपन के खेल, स्कूल की शरारतें और ऐसी बहुत सी बातें की जो हमने कभी किसी से नहीं की थी। इस रात बहुत महसूस हुआ कि हाल सिर्फ एक असर नहीं में बल्कि मेरा सबसे करीबी दोस्त बन गया है। मगर इस रात जब मैंने वापस अपने कमरे में आई तो मेरे दिल में एक सवाल उभरा कि अम्मी को ये अच्छा लगेगा कि मैं इतनी रात के आहत के साथ बैठकर बातें कर रही हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी मैंने खुद को समझा वो गज़न है, कोई अजनबी तो नहीं। अगले दिन आहत ने दोबारा ही पुरानी बातें छेड़ी। इसने मुझे ऐसी जज्बाती कहानी सुनाई और मुझे बताया कि वो मुझे कितना पसंद करता है। इस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि ये पसंद किसी सिमत जा रही है। वो मेरे सामने बैठकर ऐसी बातें करता जिन्हें समझने की उम्र शायद मेरी अभी नहीं थी। खेल कूद, हंसी मजाक, छोटी छोटी शरारतें अब रोज़ मामूल बन चुकी थी। मुझे आहत का इंतज़ार रहने लगा। जब वो घर से जाता तो मेरा दिल उदास हो जाता और वापस आता तो मैं खुशी से ठिकाना न रहता। घर के वालों बस यही लगता था कि हम भाई बहन घुल मिल कर है। लेकिन इन दीवारों के पीछे, इन खामोश रातों में एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसकी दौड़ आहिस्ता आहिस्ता आहत के हाथों में जा रही थी। तब मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये खेल दोस्ती अब अपनी हदूद पार कर रही है और मैं अनजाने में इस दलदल में उतर रही हूँ जहाँ से वापसी का रास्ता अब बहुत मुश्किल हो चुका था। घर में आहत के क़याम को कुछ हफ्ते गुजर चुके थे। अब हमारे दरमियान एक ऐसी हमायगी पैदा हो चुकी थी, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस एक दूसरे की आंखों के इशारे ही काफ़ी थे। अब अम्मी भी अक्सर अपने कामों में मसरूफ़ रहती, दादी अपनी तस्बीह लेकर बैठ जाती और अब्बू अपने काम मुसलसल अक्सर देर से घर आते। दोपहर का वक्त था, शायद गर्मी की वजह से सब घर वाले अपने अपने कमरों में सुस्ताने चले गए थे। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, बस पंखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस खामोशी का फ़ायदा उठाकर हाथ मेरे कमरे में आया। ज़ोया, क्या कर रही हो? मैं बोर नहीं हो रही हो? वो दरवाजे की ऊँट से सर निकाल कर पूछ रहा। मैं अक्सर अपनी गुड़ियों या खिलौनों बर्तनों के साथ खेल रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस वक्त गुजार रही हूँ। कमरे में दाखिल हुआ और सोफे पर बैठकर मुझे देखने लगा। फिर वो कहने लगा कि हम मम्मी पापा वाला खेले। मैं पहले तो हंसी, फिर मैंने सोचा कि ये एक अच्छा खेल है, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि मैं मम्मी बनूंगी और तुम पापा बनोगे। मैंने अपनी छोटे से बर्तन समेटते हुए कहा। खेल का आगाज़ बहुत मासूमाना था। मैंने अपने प्लास्टिक के छोटे बर्तनों में मिट्टी डालकर खाना बनाती और आहत जो ऑफिस से आने का नाटक करता मेरे पास आकर बैठ जाता। वो अपना बिजनेस पर्स मेज़ पर रखता, अपनी टाई ढीली करता और कहता, आज ऑफिस में बहुत काम था, मैं बहुत थक गया हूँ, खाना तैयार है। मैं मुस्कुराकर अपना पानी गिलास पेश करती। सब बिल्कुल वैसा ही होता जैसे अम्मी पापा के साथ करते हुए देखती थी। आहत इस किरदार में बहुत महारत से डूब चुक जाता और मुझसे दिन भर की बातें करता। कभी कहता कि इसे अपनी मेरी बनाई हुई चाय बहुत पसंद आई, कभी वो मेरी तारीफ़ करता। इस खेल के दौरान इसका रवैया बहुत दोस्ताना होता। मुझे महसूस होता कि जैसे मैं वाकई एक बड़ी लड़की हूँ जिसके पास अपना एक घर और एक हम सफ़र है। आहत मुझे बहुत प्यार और तवज्जो देता, जिसकी मुझे शिद्दत से कमी महसूस होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इस खेल के कवानीन बदलने लगे। आहत अब सिर्फ ऑफिस से आने का नाटक नहीं करता था, बल्कि वो मुझे बताता कि मम्मी पापा को आपस में कैसी बात करनी चाहिए, वह कैसे एक दूसरे के करीब बैठते हैं। एक दिन खेलते हुए उसने कहा, ज़ोया, तुम देखती हो ना कि मम्मी पापा जब अकेले होते हैं तो वो कितने करीब होते हैं। वो तो एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करते हैं। तुम तो अब बड़ी हो रही हो और तुम्हें पता है ना कि मम्मी पापा रात को कैसे सोते हैं। मैंने मासूमियत से ऐसे देखा, नहीं, मुझे नहीं पता। वो एकदम संजीदा हो गया, जैसे वो कोई
बहुत बड़ा अहम राज बता रहा हूँ। फिर उसने कहा कि ये बात फिर कभी करेंगे, अभी मैं थक गया हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया था और मैंने अब इसकी बात पर अपनी कम उम्री की वजह से और ही नहीं किया था। अगली दोपहर बाहर लोम चल रही थी और सहन में रखे हुए पौधे मुरझा रहे थे धूप की वजह से। अम्मी किचन में दोपहर का खाना तैयार कर रही थी। अब इन चूड़ियों कंघी की आवाज़ से कुकर की सीटी की वजह से एक ताल बन रही थी। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी, छत के पंखे को देख रही थी, जबकि आहत बराबर वाले कमरे में सो रहा था। अचानक दरवाजे पर एक दबी हुई आवाज़ दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने आहत खड़ा था। उसने काली टी शर्ट पहन कर रखी थी और इसके बाल बिखरे हुए थे। इसने एक नज़र रेडियो की तरफ डाली, जैसे वो किसी आने का जायज़ा ले रहा हो, और फिर आहिस्ता से मेरे कमरे में दाखिल हो गया। उसने बगैर कुछ कहे दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। इसका ये अमल अब मामूल बन चुका था। वो मेरे बिस्तर पर बैठ गया और मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगा। कुछ खास है महसूस हो रहा है, ज़ोया वो सरगोशी में बोला। इसके लहजे में एक अजीब सा ठहराव था। मैंने आंखें मोल ली। मुझे इस वक्त बाहर की दुनिया का कोई होश नहीं था। तभी किचन में तरफ से अम्मी की आवाज़ आई, ज़ोया ज़रा इधर आओ ना बेटा, मुझे किचन में मदद चाहिए। मेरी धड़कन एकदम तेज हो गई। आहत ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा, जैसे मुझे जाने से रोक रहा हो। मत जाओ, उसने हल्की सी आवाज़ में कहा। मैंने हिचकिचाते हुए उसका हाथ छुड़ाया और दरवाजे की कुंडी खोली। जब मैं किचन में पहुंची तो अम्मी वहाँ सब्जी काट रही थी। उनका चेहरा पसीने से शरोबो था और आंखों में थकन सी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर हाथ रोक लिया और वो काफ़ी देर खामोश रही। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, ज़ोया ज़रा मेरे पास बैठो। मैं एक स्टूल पर बैठ गई। किचन में मसालों की तेज़ महक फैली हुई थी। अम्मी ने छुरी एक तरफ रखी और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उनके हाथ सर्द थे, हालांकि बाहर शदीद गर्मी थी। ज़ोया तुम क्या कर रही हो अपने कमरे में? उन्होंने बराह रास्त सवाल किया। कुछ नहीं अम्मी, बस आराम कर रही थी, मैंने नज़र चुराते हुए कहा। अम्मी ने गहरी सांस ली। तुम झूठ बोल रही हो। मैं देखती हूँ तुम्हारा हाथ के कमरे में जाना, फिर इसके बाद तुम्हारे कमरे में आना। तुम लोगों को वक्त का एहसास नहीं रहता। उनकी आवाज़ में सख्ती के बजाय करब था। मैंने तड़प कर जवाब दिया कि अम्मी वो मेरा भाई है, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हो? अम्मी का चेहरा एक लम्हे के लिए सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने करब से कहा, ज़ोया अपना ख्याल रखा करो। अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं रही आज के लिए, तुम सिर्फ एक खेलने वाली गुड़िया हो। इससे ये बात का अंदाज़ा नहीं कि तुम कितनी एहसास हो। अब इसे गलत समझती है। आंखें खड़ी हो गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे समझता है, वो मुझे भाई समझता है, बहन समझता है, मुझे वक्त देता है। तो आप तो सारा दिन कामों में लगी रहती है, आपको कभी फुर्सत मिली है मुझसे बैठकर बात करने की? आहत भाई मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। अम्मी ने मुझे अपने करीब खींचने की कोशिश की। बेटा, दोस्त और मुहर्रम में फ़र्क होता है। वो तुम्हारी उम्र का नहीं है, वो जवान है, उसकी सोचें तुमसे मुख्तलिफ है। तुम किसी ऐसी जगह जा रही हो जहाँ से वापस से बहुत मुश्किल है। आज के बाद मैं नहीं चाहती कि तुम इसके साथ अकेले कमरे में वक्त गुजारो। ये मेरी नसीहत नहीं है, मेरा हुक्म है। मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में आई और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा पूरा जिस्म काँप रहा था। मुझे अम्मी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनकी बातों ने मेरे दिल में एक बीज बो दिया था। क्या वाकई मैं गलत कर रही हूँ? मैंने आईने में अपना चेहरा देखा। मैं 10-12 साल की वो छोटी बच्ची नहीं थी जो सिर्फ गुड़ियों से खेलती थी। मैं बदल रही थी। तभी आहत ने दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला, वो बाहर ही खड़ा था। इसने सारा मंजर देख लिया। इसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक हमदर्दी थी। रो रही हूँ? इसने पूछा। अम्मी कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ अकेले ना बैठूं। मैंने रोते हुए कहा। आहत ने एक सर्द मुस्कुराहट दी और अंदर आया और मेरे बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। मुम्मानी को लगता है कि वो हमें अलग करके तुम्हें फिर से तनहा कर लेंगी, कि इन्हें क्या पता कि हम एक दूसरे के कितने करीब हैं। इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसके दबाव अब पहले से कुछ ज़्यादा थे। तुम मेरी बात मानोगी या अम्मी की? इस लम्हे मैंने अम्मी की नसीहत और आहत के सहर के दरमियान एक जंग महसूस कर रही थी। मैं आहत की तरफ देखा। उन्हें आंखों में एक शिद्दत थी कि मुझे सब कुछ भुला देने पर मजबूर कर रही थी। मैं दबी हुई आवाज़ में कहा। आहत में फाता अंदाज में मुस्कुराकर मुझे गले लगा लिया। इस दिन मेरे बाद मैंने छुप कर मिलना शुरू कर दिया। हमने अम्मी की नज़रों से बचने के लिए नए रास्ते ढूंढे। ये घर है एक ऐसी जगह बन गया था जहाँ हर दीवार के पीछे एक राज पर रहा था। और मुझे तब ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला कर लिया है। अब फिर वक्त यूँ ही गुजरता रहा। खराजान के बेटे की शादियों की तैयारियाँ पिछले एक हफ्ते से रुझ पर थी। वो मेरी सगी खाला नहीं थी, लेकिन अम्मी की बहन बनी हुई थी और वो हमारे घरों में दरमियान आने जाने का एक दरवाज़ा भी था।
था। फिर घर में कपड़ों की सिलाई के काम होते थे, हर तरफ घुमा घूमी थी, लेकिन इस सारी भीड़ में भी मेरी नज़रें सिर्फ एक शख्स को ढूंढती थी और वो वाहिद आहत था। अम्मी अपने कामों में इतनी मसरूफ़ हो चुकी थी कि उन्हें अब मुझ पर नज़र रखने का भी मौका नहीं मिल पा रहा था और दादी की तमाम तर तवज्जो आने वाले मेहमानों पर थी। शादी वाले दिन शाम के वक्त खाला को पूरा घर रोशनियों से भर रहा था। मैंने अपने लिए ख़ास तौर पर सिलवाया हल्की गुलाबी फ़्रॉक पहना जिस पर अच्छा काम था। मैंने आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल खोले और अम्मी की चोरी छुपे सी लिपस्टिक लगा ली। 10 साल की उम्र में ख़ुद को यूँ बदला और देखा कि मुझे अंदाज़ा एक अजीब सा फ़ख्र महसूस हो रहा था। आईने में ख़ुद को देख रही थी। कमरे में दरवाजे से हाथ अंदर दाखिल हुआ। सफ़ेद रंग का कुर्ता शलवार पहनकर, उसमें बाल सलीक़े से बने हुए थे। मुझे यूँ सजा धजा देखकर आँखों में गहरी चमकती हुई चमका उभरी। वो वाह ज़ोया, आज तो बिल्कुल मम्मी पापा वाले खेल की सच्ची मम्मी लग रही हो, इसने आहिस्ता से कहा। कमरे का दरवाज़ा पीछे से हल्का सा बंद कर दिया। इसमें शर्मा का सर झुकाया। हाथ भाई सब इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने अपने दुपट्टे को संभालते हुए कहा। हाथ मेरे बिल्कुल करीब आ गया, इतने करीब आया कि मुझे अब उसकी परफ्यूम की तेज़ महक अपनी सांसों में उतरती हुई महसूस हो रही थी। ज़रा देखो तो तुम्हारा दुपट्टा कैसे लटक रहा है, तुम्हें तो अभी तक कपड़े संभालने नहीं आते। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों मेरे कंधों पर रख दिए। मेरा दिल एकदम ज़ोर से धड़का। उसके हाथों का लम्स गर्म और भारी था, जो मुझे मेरे रेशमी फ़्रॉक बार बार मेरी जिल्द को छू रहा था। मैंने मेरा दुपट्टा ठीक करने के बहाने अपने हाथ मेरे गले के करीब किए और बहुत आहिस्ता से मेरी गर्दन को छुआ। मुझे एक सेकंड के लिए यूँ लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है। एक अजीब सा लहरासा मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गया। हाथ भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने दबी ज़ुबान में कहा। एक कदम पीछे हटने की कोशिश किया। हाथ ने मुस्कुराकर मुझे देखा। उसकी आंखों में खौफ नहीं था। अरे मैं तो दोबारा दुपट्टा सेट कर रहा हूँ, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। चलो अब बाहर चलो, वरना मुमानी फिर से नाराज़ हो। इसने मेरा हाथ पकड़कर हल्का सा दबाया और दरवाज़ा खोल दिया। शादी के वाले घर पहुँचे तो वहाँ माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। तेज़ लाइट्स, लाउड स्पीकर्स, बजते हुए गाने और लोगों को बेपनाह हुजूम। मम्मी और अब्बू मेहमानों से मिलने में मसरूफ़ होकर मुझे कज़नों के साथ बैठने का कर चले गई। मैं एक सोफ़े पर बैठी थी। हाथ घूम फिर कर दोबारा मेरे पास आकर खड़ा हो गया। वहाँ बहुत शोर है ज़ोया, चलो इधर लाइन की तरफ चलते हैं जहाँ थोड़ी सी खामोशी है। उसने झुककर मेरे कान में पास आकर सरगोशी की। गर्म सांसें मेरे कान से टकराई तो मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हाथ भाई, नहीं, मैं यहीं मम्मी गुस्सा करेंगी, उन्होंने यहीं बैठने के लिए कहा। जो मैं अम्मी ढूंढते कहाँ है, जो दूर खड़ी कुछ ख़वातीन बातें कर रही थी। तो मुझे मम्मी से डरती ना, तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं कहेगा। हाथ मेरे कलाई पकड़ा और मुझे हुजूम से निकाल कर बाहर के पिछले हिस्से में बने हुए एक छोटे से लॉन की तरफ ले गया। वहाँ रोशनी मध्यम थी और मुझे लोगों की आवाज़ें दूर से आ रही थी। हम एक बेंच पर बैठ गए। हाथ मेरे बिल्कुल साथ जुड़कर बैठ गया। हालांकि मैच काफ़ी देर खाली था। मैंने अपना हाथ पुश्त पर फैलाया, जो घूम कर मेरे कंधे के पीछे आ गया। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो जो है, इन सब लड़कियों में सबसे अलग। इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसकी नज़र मेरी आंखों पर नहीं बल्कि मेरे चेहरे और गले पर जमी हुई थी। मुझे इसकी तारीफ सुनकर अच्छा लगने लगा था। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पनप रही थी। शुक्रिया, मैंने नज़रें झुकाकर फ्रॉक के घेर को उंगलियों से मोड़ते हुए कहा। तुम्हें क्या पता है, जब हम वो खेल खेलते हैं तो मुझे लगता है तुम वाकई मेरी हो। इसने बात को एक नया रुख देते हुए कहा। इसका हाथ अब मेरे पीठ पर आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। उसके छोटे छूने का अंदाज एक आम भाई या कज़न जैसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। मैं एक ऐसी शिद्दत थी जो मुझे खौफज़दा कर रही थी, लेकिन इस वक्त मासूमियत की वजह से ये समझने से कासिर थी कि मुझे इस पर एतराज़ करना चाहिए। हाथ भाई, वो तो बस एक खेल है। नामी कहती है कि अब वो खेल नहीं खेलना चाहिए। मैंने धीमी आवाज़ में और अपनी अंदरूनी उलझन को ज़ुबान दी। हाथ एक पल के लिए रुका और फिर मेरे लिए गाल पर बिखरे हुए बालों को लट को पकड़ा और उसे बहुत आहिस्ता से मेरे कान के पीछे उड़ा सा। इसकी उंगलियां मेरे गाल पर रगड़ खाती हुई गुजरी। मुमानी पुरानी सोच के वो नहीं समझती कि खेल बीच में प्यार को बढ़ाता है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इसके सवाल ने मुझे एक अजीब सा जुर्म का एहसास मुब्तला कर दिया था। आप मेरे भाई है जैसे है, मैं जल्दी से कहा। आहत ने गहरी सांस ली और इसका चेहरा मेरे चेहरे करीब आ गया। मैं सिर्फ भाई नहीं हूँ ज़ोया, मैं पापा हूँ। उस खेल में पापा मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। ये कहते हुए उसने अचानक मेरा दूसरा हाथ पकड़कर अपने घुटने पर रख दिया और उसे ज़ोर से भेजा। इस लम्हे में वो घबराई। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा जैसे सीने से बाहर निकल गया। मुझे महसूस हो रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत अजीब है, लेकिन आहत के सहर, उसकी बातें और मेरा अकेलापन मुझे इसके खिलाफ बोलने से रोक रहे थे। और मैंने अपना हाथ छुड़ाने की हल्की सी कोशिश की, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। चलो अब खाना
खाना खुल गया है, अंदर चलते हैं वरना सब ढूंढेंगे। आहद ने एकदम अपना लहजा बदला जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो और मुझे उठाने की इशारा किया। इस वक्त मुझे खाला के घर की रोशनी और लोगों के शोर के बावजूद एक शदीद तन्हाई और खौफ का महसूस हुआ। जैसे मैं एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी हूँ जहाँ से अब पीछे मुड़ना मेरे बस में नहीं था। शादी के बाद घर की रौनकें फिर से मन पड़ गई थी, लेकिन मेरे और आहत के दरमियान एक ऐसा खामोशी मुआहदा तय पा गया था जिसे कोई नहीं जानता था। शादी वाली रात के बाद मुझे आहत के साथ बैठने या बात करने में वो मासूमियत नहीं रही। मेरे जहन में बार बार वो सीन घूमता रहा जब उसने लॉन में मेरा हाथ पकड़ा था और उसके लहजे में एक अजीब सी मिल्कियत का एहसास था। इस पहर घर में सन्नाटा था। अम्मी और दादी पड़ोस में किसी फौतगी पर ताज़ीब के लिए गई थी। अबू मामूल के मुताबिक दफ्तर गए थे। घर में सिर्फ मैं और आहत थे। मैं अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी अपने कोर्स की किताबें पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने किताब बंद की तो देखा कि आहत मेरे दरवाजे पर खड़ा है। वो आज कुछ ज़्यादा ही पुरसुकून लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे मुझे अंदर का तक कांपने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन अकेली हो इसने दरवाजे की चौखट पर टेक लगाते हुए पूछा, जी मैं अम्मी बाहर गई हैं। मैंने दबी आवाज़ में जवाब दिया। वो आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे वैसे भी बंद कर दिया जैसे हर बार करता था, मगर आज इसने कुंडी नहीं लगाई बल्कि दरवाजे को बस ठीक ठाक से बंद किया। वो मेरे पास आकर बिस्तर पर बैठ गया जहाँ से मैं भी आके बैठी थी। मैंने फ़ौरन खुद को समेटा और ज़रा दूर हो गई। मैं आहत ने एक गहरी सांस ली। जोया, आज घर में कितना सुकून है। कोई मुँहमारी की टोक टाक नहीं है, कोई शोर नहीं, सिर्फ हम दोनों। इसने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली। वो मुझे बहुत पसंद थी। वो मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसे शुक्रिया के साथ ले लिया, लेकिन मेरे हाथ काँप रहे थे। आहत ने मेरा हाथ थामा। उसका हाथ हमेशा की तरह गर्म था, लेकिन आज की इसकी गिरफ्त में एक अजीब सा दबाव था। तुम जानती हो जोया, वो आहिस्ता से बोला, जब मुम्मानी हमें मना करती है तो मुझे बहुत दुख होता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो हमारे बीच में एक दीवार खड़ी है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नज़रें नीचे रखी। अगर हम मम्मी पापा बनकर खेल रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? इसने मज़ीद करीब होते हुए कहा, मम्मी पापा तो एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हैं। वो छुप कर बातें नहीं करते। अ, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। वो एक दूसरे के साथ वैसे ही रहते हैं जैसे खुदा ने उन्हें पैदा किया है। इसकी बात सुनकर मेरे पेट में एक अजीब सी लहर उठी। मुझे याद आया कि मैंने इसने पहले भी ऐसी बात की थी और आज वो फिर से वही रास्ता निकाल रहा है। आहत भाई, मैं नहीं चाहती कि मैं अम्मी की बात मानना चाहती हूँ, मैंने हिम्मत करके कहा। हालांकि मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। आहत का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त हुआ। इसने मेरा हाथ छोड़ दिया और खड़ा हो गया। और तुम भी मुम्मानी की तरह हो गई हो? इसने इस तंज़ अंदाज में पूछा। मैं तो तुम्हें अपना सबसे करीब समझता था। मुझे लगा तुम मुझे समझती हो। मेरा प्यार कितना सच्चा है। अगर तुम्हें साथ ना चाहिए तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ और फिर कभी तुम्हें तंग नहीं करूँगा। वो कहते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसका ये अंदाज देखकर मेरा दिल एकदम से बैठ गया। मुझे लगा अगर वो चला गया तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊँगी। मेरा वाहिद दोस्त, मेरा वाहिद हमदर्द मुझसे नाराज़ हो जाएगा। नहीं, मैंने जल्दी से आवाज़ दी, मैंने ये नहीं कह रही तो मैं तो बस। वो रुक गया, पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक फाताना मुस्कुराहट थी। वो वापस पलटना और मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। इस बार इसने मेरी ठोड़ी को पकड़ा और अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब कर लिया। देखो जोया, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता और पुरकशिश आवाज़ में बोला, खेल को जितना असली बनाओगे उतना ही मज़ा आएगा। तुमने कहा था ना तुम मम्मी हो। मम्मी तो पापा की हर बात मानती है। चलो आज हम इस खेल का सबसे अहम हिस्सा खेलते हैं। इसने अपना हाथ मेरे शर्ट के बटनों की तरफ बढ़ाया। मैं एकदम से पीछे हटी। हाथ भाई, ये क्या कर रहे हो? इसने एक सर्द हंसी हंसी। ये तो प्यारे है जोया, ये तो प्यार है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बस तुम्हें वैसे ही सोएंगे, हम वैसे ही सोएंगे जैसे असली मम्मी पापा सोते हैं। क्या तुम मुझे प्यार नहीं पापा नहीं मानती? क्या तुम अपनी मम्मी का किरदार निभाने में इतनी हिम्मत नहीं रखती? इसकी बातें मुझे सर कर रही थी। वो वो मेरे दिमाग के साथ खेल रहा था। मुझे महसूस हुआ कि कमरे की हवा भारी हो गई है। आने दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश कर। इस बार वो हदूद से बाहर निकल आ रहा था। मेरी रूह में एक तूफान बरपा था, लेकिन मेरी ज़ुबान पर जैसे ताले लग गए। बस एक ही से इसके शहर में जकड़ी साकत बैठी थी, ये सोचते हुए कि क्या वाकई खेल है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डरावना ख्वाब शुरू हो चुका था। इस दिन इसने बहुत कुछ किया, लेकिन मैं साकत रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो जाए। अब उसकी फ़िज़ा में एक अजीब सा महसूस हो रहा था। हाथ के साथ इस दिन जो कुछ हुआ था वो मेरे लिए एक जहर रास बनकर अंदर पड़ रहा था। अब मैं जब भी आईने में अपना अक्स देखती अपनी ही शक्ल अजनबी लगती। इस तरह आहत का प्यार था, ये
इस एक तरफ हाथ का पैर था जिसने मेरी मासूमियत को एक बारीक धागे से लटका दिया था, और दूसरी तरफ अम्मी की वो खामोश मुआहदा था जो मुझे हर लम्हा मुजरिम महसूस कराता। जो पहले मेरे कमरे में बिला तकलीफ आ जाती थी, अब दरवाजे पर दस्तकती थी, और कुछ अक्सर बिस्तर पर लेटा हुआ मुझे अच्छा देखकर खामोशी लेट दे के वापस चली जाती। उनकी आंखों में एक सवाल होता, वो सवाल खुद से भी पूछ रही थी, वो खुद मुझसे नहीं पूछ पा रही थी। मेरी अम्मी की दूरी इन फासलों में नहीं बल्कि खामोशी की दीवारों में बदल चुकी थी। एक सुबह मैं ड्राइंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी, हाथ भी वहाँ मौजूद था। वो बड़े इत्मीनान से अखबार पढ़ रहा था। अम्मी ने एक प्लेट मेरे सामने रखी और कहा, जोया आज तुम्हें मेरे साथ बाजार चलना है, कुछ कपड़े लेने हैं। मैंने हाथ की तरफ देखा, वो अखबार नजरें हटाए बगैर कुछ कह रहा था। मुझे लगा जैसे उसकी मौजूदगी ही मुझे अम्मी के साथ जाने से रोक रही है। अम्मी मेरा दिल नहीं है जाने का, मैंने बगैर सोचे समझे कह दिया। अम्मी के पेशानी पर बल पड़ गए। क्यों दिल क्यों नहीं है? घर में बैठे बैठे तुम बिल्कुल मुरझा गई हो। तुम भी ज़रा इसे लेकर बाहर निकलो। ये सोदूस ये सारा दिन कमरे में कैद रहती है। इसने मुस्कुराहट से उठाया। मम्मानी, जी मम्मानी, मैं लेकर जाऊँगा इसे कल, लेकिन आज शाम को। अभी तो मेरा दोस्त आ रहा है, कुछ काम है। अम्मी कुछ कहे बगैर वहाँ से उठ गई। मैंने देखा उसके कंधे पर झुके हुए थे। मुझे अंदर ही अंदर किसी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर मैं हाथ में इसके नीचे से मेरे हाथों पर टकराया। उसने मुझे एक ऐसी नज़र से देखा, मेरे सारे जज्बात एक बार फिर से जम गए। दोपहर को जब मम्मी अपने कमरे में सो रही थी, दोबारा मेरे कमरे में आया। वो मेरे करीब बैठ गया और मेरे बालों को छेड़ने लगा। तुम मम्मानी की बात क्यों नहीं मान रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता नहीं कि वो हमें अलग करना चाहती है? वो मेरी माँ है। हाथ भाई, मैंने दबी आवाज़ में कहा, माँ है लेकिन तुम्हारी खुशी की दुश्मन है। उसने मेरे कान में सरगोशी की। तुम देख नहीं पा रहे कि वो तुम्हें मुझसे दूर करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। हम दोनों जो कुछ कर रहे हैं वो एक ख़ास रिश्ता है। मम्मी पापा का रिश्ता सबसे अच्छा होता है। अगर मानी ने हमें अलग कर दिया तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। वो मुझे अम्मी के खिलाफ गला डाल रहा था। इसके अल्फाज में ऐसा जहर था जिसने आहिस्ता आहिस्ता मेरी हमदर्दी को ख़त्म करके उसकी जगह खौफ और बगावत भर दी थी। मुझे लगने लगा वाकई अम्मी और घर वाले मेरे दुश्मन है। सिर्फ अहाद ही है जो मुझे समझता है, जो मेरी ज़रूरत पूरी करता है। उसने एक दिन अम्मी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। जब अम्मी मेरे कमरे में आई और मुझे हाथ के साथ बैठकर बातें करते देखा, उनकी आंखों में एक हैरत थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी और दुख भरी नज़रें मुझ पर डाली और कमरे से बाहर निकल गई। उनकी वो खामोशी मेरे चीखों से ज़्यादा तकलीफ थी। इस रात उस आहत ने मेरे कमरे में की लाइट बुझा दी। कमरे में सिर्फ खिड़की से आती हुई चांदनी थी। इसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरी हो। अब माने कभी हमें अलग नहीं कर सकती। तब मुझे एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है कि मैं उस वक्त हद की खैर बन चुकी थी। मैंने अम्मी की मोहब्बत को ठुकरा कर इस शख्स का इंतखाब कर लिया था जो मेरी ज़िंदगी को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, नचाना नचाना चाहता था। मैं अम्मी की नज़रों से गिर रही थी, लेकिन आहत की नज़रों में अच्छी मम्मी बन रही थी। ये मेरा वो जहन उरुज था जहाँ सच और झूठ की तमीज़ ख़त्म हो चुकी थी। मैं एक ऐसे दलदल में धंसती जा रही थी जहाँ हाथ के सिवा कोई दूसरा मंजर नहीं था। घर में एक अजीब सा सुकून था, तूफ़ान से पहले का सुकून होता है। आज अब्बू को किसी कारोबारी दरवाजे पर शहर से बाहर जाना था। अम्मी अब्बू ने करीब रिश्तेदारों की एक तकरीब में शिरकत के शाम को निकलना था। खाली होने वाला था। हाथ पिछले कई दिनों से उसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। उसकी नज़रों में एक ऐसी ही बेचैनी और दरिंदगी थी जिसे अब वो पढ़ने जिसे मैं अब पढ़ने लगी थी। दोपहर के खाने के बाद जब अब्बू घर से निकले तो आहद ने मेरी तरफ एक ख़ास नज़र डाली। उसकी आंखों में वो फाताना चमक थी जो मुझे आज तक लरस राह देती थी। अम्मी तैयार होने में मसरूफ़ थी, लेकिन वो बार बार मेरे कमरे की तरफ देख रही थी, जैसे उनके दिल को किसी ने अनहोनी से काँप रहा हो। जोया, अम्मी मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर कहा, लहजा लजरस्ता, तुम हाथ के साथ नहीं बैठोगी। मैंने ताला बाहर से लगा देना है। तुम अपने कमरे में पढ़ाई करोगी, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। अम्मी का यह फैसला एक बम की तरह गिरा। हाथ जो ड्राइंग रूम में बैठा था एकदम खड़ा हो गया। इसने अम्मी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ आया था। मोमानी, आप ये क्या कर रही हैं? जोया कोई कैदी तो नहीं? तो इन्हें हाथ की ने बड़ी नरमी से कहा, लेकिन इसके अल्फाज में एक धमकी थी। अम्मी ने इसकी तरफ देखा। अभी नहीं, अब मैं अपनी बेटी को जानती हूँ। आज तुम जाओ, अपने कमरे में जाकर आराम करो। अम्मी ने ताला लगा वो चली गई। कुछ देर बाद घर के मेन गेट के बंद होने की आवाज़ आई। घर में सन्नाटा छा गया।
मैं बिस्तर पसाकर पड़े बैठी थी। दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी, लेकिन मुझे हाथ की आवाज़ आई। वो मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था। "ज़ोया, कुंडी खोलो।" इसकी सरगोशी में अब कोई नरमी नहीं थी। वो धाड़ रहा था। "तुम्हारी अम्मी को क्या लगता है कि वो मुझे रोक लेंगी? मैं पापा हूँ। मैं जो चाहता हूँ वही होता है।" मैंने काँपते हुए खिड़की खोल दी। जैसे ही खिड़की खोली, हाथ अंदर आया और उसने ज़ोया मुझे ज़ोर से बाजू पकड़ लिया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मुझे लगा मेरी हड्डी टूट जाएगी। उसके चेहरे पर पसीना था, वो आंखें सूख थी। "आज हम वो खेल खेलेंगे जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा।" वो मुझे घसीटते हुए खिड़की के ज़रिए ही बाहर लाया और अपने कमरे की तरफ ले गया। आज कोई अम्मी नहीं, कोई अब्बू नहीं, सिर्फ हम और हमारा असली खेल। हमारे कमरे में दाखिल होते हुए उसने दरवाज़ा बंद किया। अंधेरा था। उसने मुझे बेड पर धक्का दिया। मैं गिरते गिरते बची। मुझे लगा जैसे आज कोई बड़ी आफत आने वाली है। वो मेरे तरफ बढ़ा। उसका रवैया अब किसी कज़न या दोस्त का नहीं था। वो एक दरिंदे की तरह मुझे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। "तुमने क्या कहा था ना, मम्मी पापा बनकर रहना है?" वो अपनी कमीज़ बटन खोलते हुए बोला। "आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली मम्मी कैसे, पापा कैसे रात गुजारते हैं।" मैंने पीछे हटने की कोशिश की। दीवार के साथ लग गई। मेरे आंसुओं ने मेरे गाल भिगो दिए। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन खौफ ने मेरी आवाज़ दबा दी थी। तभी मुझे याद आया अहद की वो बात। उसने कहा था कि मम्मी पापा बगैर लिबास के सोते हैं। इस लम्हे मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत जाग उठी। शायद ये मेरी बक़ा का ऐसा एहसास था। मैंने देखा कि वो मेरे इतने करीब आ चुका था कि उसकी सांस मेरे चेहरे को झुलसा रही थी। मैंने एक दो ज़ोरदार झटका दिया, लेकिन वो मुझसे ताकतवर था। "तुम कहाँ भाग रही हो ज़ोया?" वो हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें वहशत थी। "आज तो कोई नहीं बचाएगा तुम्हें।" उसने अपना हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाया और मैंने पूरी क़ुव्वत से इसका हाथ झटका और बेड से नीचे उतरने की कोशिश की। वो मेरे पीछे भागा। वो इसे एक खेल समझ रहा था, लेकिन मेरे लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला था। मैंने देखा कि वो मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे लगा आज मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो मुझे पकड़ने के लिए झपका। मैंने अपनी पूरी ताकत से कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की ताकि भाग सकूं। वही वो लम्हा था जो मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाला था। कमरे की फ़िज़ा किसी गहरे समंदर की तरह बोझिल थी। हाथ के हाथों की गिरफ्त मेरे बाजुओं पर किसी आहनी जंजीर की तरह थी। वो और उसकी आंखों में वहशत का एक ऐसा तूफान था जिसने मेरी रूह को छल्ली कर दिया था। वो मुझे घसीटते हुए बेड की तरफ ले जा रहा था और उसके लबों पर वही फाताना मुस्कुराहट थी जिसने मेरी मासूमियत को तबाही के दलाने पर खड़ा किया था। "छोड़ो मुझे अहाद भाई, प्लीज़ छोड़ो।" मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई। "बहुत देर हो चुकी थी ज़ोया, बहुत देर चुकी है ज़ोया।" वो पागलों की तरह हंसा। तुम तो मम्मी हो ना, मम्मी तो पापा के पास ही होना चाहिए।" वो जैसे ही मुझे बिस्तर पर गिराने के लिए आगे बढ़ा, मैंने अपनी आखिरी ताकत जमा की। मैंने पास ही बड़े हुए एक शोपीस को उठाया और पूरी क़ुव्वत से उसके सर पर दे मारा। वो एक ही लम्हे के लिए चकरा गया और उसके हाथ में गिरफ्त ढीली पड़ गई। यही वो लम्हा था मैंने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागी। ओह ओह, वो दर्द से कर रहा था। वो अपने सर को थाम लिया। मैंने पागलों की तरह कमरे के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। मैं हाथ काँप रहे थे। मैंने कुंडी खोले और बाहर सहन में निकल आई। पीछे से हाथ के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। वो पागल हो चुका था। मैं मरकज़ी गेट की तरफ भागी, लेकिन वो बंद था। मैंने ज़ोर ज़ोर से गेट पीटना शुरू किया। "बचाओ, कोई बचाओ मुझे!" चीनी चीखें गली में गूंज रही थी। इस लम्हे इस गाड़ी की ब्रेक लगने की आवाज़ आई। वो अब्बू की गाड़ी थी और जो दादी और अम्मी की तकरीब से जल्दी वापस आ गए थे। गेट की आवाज़ सुनते ही अब्बू गाड़ी से उतरे और भागते हुए गेट की तरफ आए। "ज़ोया, क्या हुआ? तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्या कर रही हो?" अब्बू की घबराई हुई आवाज़ आई। मैंने रोते हुए गेट की सलाखों को पकड़ा। "अब्बू, अहाद भाई!" वो अहाद जो मुझे पीछे ही पहुंच चुका था। जैसे ही उसके ने अब्बू को देखा, उसका रंग ज़द पड़ गया। उसकी आंखों की वहशत पलक झपकते में खौफ में बदल गई। वो एकदम रुक गया और अपने बालों को संवारते हुए ऐसे ज़ाहिर करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। "क्या हुआ ज़ोया? तुम क्यों चीख रही हो?" अहाद ने बड़ी मासूमियत से पूछा। अब्बू ने ताला खोला और अंदर दाखिल हुए। मुझे ऐसी हालत में देखकर उनका चेहरा गुस्से से नीला हो गया। मैंने दौड़कर अम्मी की आगोश में पनाह ली, जो गाड़ी से उतरकर मेरे पीछे पास पहुंच चुकी थी। "अब्बू, ये मुझे मार रहा था। ये मुझे ज़बरदस्ती कमरे में ले गया था। मैंने सिसकते हुए सारा सच उगल दिया। अम्मी ने मेरी तरह हालत देखी तो मेरे बिखरे हुए बाल, मेरा फटा हुआ फ्रॉक और मेरी आंखों में मौजूद खौफ। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मू ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अहाद की तरफ रुख किया। अहाद पीछे हटने लगा। इसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। "मामू, वो तो सिर्फ एक खेल रहे थे, हम तो खेल रहे थे। ज़ोया मजाक कर रही है। खामोश हो जाओ।" अब्बू की गरजदार आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। उससे पहले कि अहाद कुछ और कहता, अब्बू ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद उसका मंजर डरावने ख्वाब जैसा था। पुलिस का आना,
रिश्तेदारों का इकट्ठा होना और वो जिल्लत जो आहत के हिस्से में आई। आहत का नखा मुकम्मल तौर पर उतर चुका था। जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी तो वो मेरी तरफ देख रहा था। उसकी नज़रों में पछतावा नहीं बल्कि कैसी नफरत थी जिसने मुझे यह सच दिला दिया कि मैं खुद को किसी दरिंदे से बचा लिया है। अगले कई दिन घर में खामोशी रही। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मुझे हर वक्त ऐसा लगता हाथ भी अभी भी मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहेगा। लेकिन अम्मी और अब्बू की मोहब्बत ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे सदमे से निकाला। वो मम्मी का प्यार, मम्मी पापा का खेल, वो मासूमियत जो आहत ने छीनी थी मेरी, वो काली याद बन गई। और इस दिन मैंने सीखा कि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते बज़ाहिर कितने ही करीबी और प्यारे क्यों ना हो, उनके पीछे छुपा सच खौफनाक कितना हो सकता है। अब वो 12-13 साल की बच्ची नहीं रही थी। मैंने ज़िंदगी का सबसे तलख और बड़ा सबक सीख लिया था। सच्चाई का सामना करना और ख़ुद को दरिंदों से बचाना, ये सिर्फ एक खेल का अख्तिताम नहीं था बल्कि मेरे अंदर की एक नई मजबूत ज़ोया आगाज़ हो गई थी। जब मैं आईने में देखती तो मुझे मासूम बच्ची नज़र नहीं आती थी बल्कि वो लड़की नज़र आती थी जिसने चीखों और तारीख जाल को तोड़कर बाहर निकली थी। अब्बू ने आहत को पुलिस के हवाले किया। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। दादी कह रही थी कि इसे मत पूछ भेजो, बच्चा है, गलती हो गई। लेकिन मामू ने कहा 1-2 दिन रहेगा फिर सुकून होगा। तीसरे दिन अब आहत भाई के घर वापस ले गए। फूफू को भी बुला लिया। फूफू और फूफा हमारे घर आए। उन्होंने आहत भाई को खूब डांटा और अपने साथ किए हुए जो वो मुड़ कर मेरी तरफ साथ ले गए। वो मुड़ के मेरी तरफ देख रहा था जैसे मुझसे कुछ कह रहा। वो इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा मगर उसकी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं तो हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं तुझसे बच गई। अगर वक्त न कोई ना आता तो मेरा क्या होता। आज इस वाक़ये से इतने साल गुजर गए और मैं छोटी बच्ची नहीं रही। अब मैं जब भी मुझे वो सब याद आता तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते और मैं ये सोचती हूँ कि क्या और भी बच्चियाँ होंगी जो इस सब से गुजरी हुई होंगी।